नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। तो रेवाड़ी में अब तक 72 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं और 800 से ज्यादा छात्रों के सैंपल लिए गए हैं। प्रशासन अलर्ट पर है और स्कूल को 14 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है और संपर्क में आए लोगों के भी सैंपल लिए जाएंगे। बच्चों और अभिभावकों को जागरूक करने के निर्देश किए गए हैं। तो अभी हाल ही में जो शिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला लिया गया वो कहीं न कहीं अब छात्रों पर ही भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक के बाद एक मामले जो अब स्कूलों से सामने आने शुरू हो गए हैं। कोरोना का कहर अब बच्चों पर देखने को मिल रहा है। तो रेवाड़ी की ही अगर बात की जाए तो यहाँ पर 72 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं और अब इतनी ज्यादा मात्रा में छात्र कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जिला प्रशासन भी हरकत में है। एहतियात पॉजिटिव मिलने वाले स्कूलों को बंद कर दिया गया है और जो संपर्क में आने वाले छात्र या अभिभावक हैं उनके भी सैंपल लिए जा रहे हैं। हमने जैसे ही हमें ज्ञात हुआ कि स्कूल के 2 बच्चों को हुआ है, हमने बड़ी एक्सटेंसिव टेस्टिंग कराई है और 12-14 स्कूलों की कराई है। तो उसमें भी कुछ बच्चों को आया है और अब उसको मैनेज करेंगे राज्य सरकार के निर्देशानुसार और लोकल ज़िला शिक्षा अधिकारी सिविल सर्जन से बात करके, हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उससे बात करके। अब पवन कांतियाल मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। तो पवन, जो डर था आखिरकार वो कहीं ना कहीं सच हो रहा है, जिस कारण अभी तक स्कूल नहीं खोले गए थे, वो जैसे ही स्कूल खुले हैं कोरोना का साया बढ़ने लगा है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल ये सही बात है कि जिस बात का डर था वही हो रहा है, क्योंकि हाल में ही सरकार की तरफ से नियम और शर्तों को लेकर स्कूल खोले गए थे, लेकिन जिन नियम और शर्तें के साथ गाइडलाइन को लेकर जो स्कूल खोले गए थे उन नियमों को कहीं पालन नहीं हो रहा है। बकायदा कल शिक्षा विभाग ने फिर एक लेटर जारी कर सभी जो प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी हैं और जो डीओ है, बीओज हैं, तो उन सभी को लेटर जारी करके कहा है कि ऐसे वो मॉनिटरिंग करे सभी स्कूलों में, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल सभी में वो मॉनिटरिंग करे कि गेट जो स्कूल के गेट है उस पर जो थर्मल स्कैनिंग है वो बकायदा हो। अगर कोई भी जो बच्चा है या कोई अभिभावक है या कोई स्टाफ है, किसी भी की जो थर्मल स्कैनिंग के बगैर किसी की भी स्कूल में प्रवेश ना हो और जो डाटा है रोजाना वो जो उनकी मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर अपलोड करे और हर शाम को 4:30 बजे तक जो उनके डिपार्टमेंट को उनको सूचित करे। तो इस तरह के निर्देश भी जारी किए गए हैं। साथ में अगर जो पॉजिटिव केसों की संख्या है वो कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि अभी कुछ बच्चों की रिपोर्ट आई है और उसमें से 72 पॉजिटिव जो बच्चे हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अभी और ज्यादा बच्चों की जब रिपोर्ट आएगी तो हो सकता है कि ये आंकड़ा और बढ़ जाए, इसलिए एहतियातन जिला प्रशासन अलर्ट पे है। लगातार जिला प्रशासन की तरफ से बैठकें की जा रही है। कल भी जिलाधीश यशिंदर सिंह ने बैठक की थी और स्वास्थ्य विभाग को कहा था कि जो टेस्टिंग है वो बढ़ाई जाए, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के आधार पर लगातार निकाला जाए कि किस किस लोगों के संपर्क में बच्चे आए हैं, तो उनकी भी सैंपलिंग की जाए। साथ ही शिक्षा विभाग को भी निर्देश दिए हैं कि मॉनिटरिंग करे और देखे कि जो सरकार की गाइडलाइन का स्कूल पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ताकि जो बढ़ते कोरोना के केस है उनको रोका जा सके। जी पवन, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रशासन अब अलर्ट पे नजर आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि एहतियात ज्यादा बरता जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये मामले बढ़ रहे हैं वो शिक्षा विभाग के साथ साथ सरकार की भी चिंता बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में स्कूल खोले गए हैं और ऐसे में अध्यापक और छात्र इतनी बड़ी मात्रा में जो पॉजिटिव आए हैं वो बेहद एक चिंता का विषय। तो सिर्फ रेवाड़ी ही नहीं बल्कि जींद के स्कूलों में भी कोरोना विस्फोट हुआ है। फिर से 16 बच्चे और टीचर यहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुआना गांव के सरकारी स्कूल का ये मामला है, जहां पर 8 लड़कियां, 4 लड़के और 4 अध्यापक पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल प्रशासन ने स्कूल को 14 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है और ये पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी 19 बच्चे और टीचर जींद में पॉजिटिव मिले थे। लेकिन अब जो कोरोना का कहर है वो छात्रों पर, अध्यापकों पर, शिक्षा विभाग पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
जींद से विजेंद्र कुमार मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। तो विजेंद्र, हालांकि पहले से ही लग रहा था कि स्कूल खोले जाएंगे तो बच्चे इकट्ठे होंगे, तो जाहिर सी बात है कि स्कूलों में भी कोविड नियमों का पालन उस तरीके से नहीं हो पाएगा जो दावे किए जा रहे हैं। तो फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? जी, देखिए, जींद की बात करें तो जो कोरोना का कहर है, अब जो स्कूलों में जो उसका असर देखने को मिल रहा है। जैसे स्कूल खुले हैं तब से जो छात्र लगातार जींद के अंदर पॉजिटिव मिल रहे हैं, और ये जो आंकड़ा है छात्रों का 40 के पार है, जींद के अंदर पहुंच चुका है। और टोटल हम स्टाफ की बात करें तो 50 के करीब आंकड़ा है, जिसमें छात्र, छात्राएं और अध्यापक जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। ताजा जो मामला सामने आया है उसमें 8 छात्राएं पॉजिटिव मिली हैं, 4 छात्र हैं और बाकी स्कूल का स्टाफ है, यानी कि 16 जो मामले सामने आए हैं। इससे कहीं न कहीं जो जींद की स्थिति है वो कहीं न कहीं एक बेहद चिंतनीय है, प्रशासन के लिए सोचने का विषय है। फिलहाल एहतियातन प्रशासन ने ये जो कदम उठाया है, जो बच्चे जिस स्कूल में पॉजिटिव मिले हैं उन स्कूलों को 14 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। और फिलहाल पूरे जिले के अंदर जो है एक बड़े स्तर पर सैंपलिंग जो अभियान है उसको लॉन्च कर दिया गया है। डीसी आदित्य दहिया का ये कहना है कि प्रत्येक बच्चे की सैंपलिंग की जाएगी, प्रत्येक बच्चे की जांच की जाएगी, और जो है फिलहाल जितने भी उनके जो परिजन हैं और उनके जो कॉन्टेक्ट हैं उनको ट्रेस किया जा रहा है। उन्हीं के आधार पर आगामी फैसला लिया जाएगा कि स्कूलों को बंद रखा जाए या स्कूलों को खोला जाए। हालांकि स्कूलों को बंद करने का जो फैसला है वो हरियाणा के स्तर पर होना है, लेकिन स्थिति यूं ही अगर गंभीर होती दिखी और स्थिति यूं ही खराब जिले के अंदर होती चली गई तो लगता है कि जिला प्रशासन जो है जल्द ही कोई न कोई फैसला लेगा। फिलहाल जो है काफी मोबाइल जो टीमें हैं स्वास्थ्य विभाग ने वो डेप्यूट कर दी हैं जिला स्तर पर, और प्रत्येक खंड स्तर पर टीमें बनाई गई हैं। और स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि अगले 15 दिनों तक प्रत्येक बच्चे को जो है उनकी टेस्टिंग की जाएगी, उनके जो है सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे। साथ ही अभिभावकों के नाम और जो है जिला वासियों के नाम स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी भी जारी की है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसके अंदर लक्षण है, चाहे खांसी, जुकाम, बुखार या कोविड के जो भी लक्षण दिखाई देते हैं, वो बच्चा स्कूल ना जाए। और वो ऐसे बच्चे जो है सीधे स्वास्थ्य विभाग विजेंद्र, एहतियात पहले से ज्यादा बरतना होगा क्योंकि मामला बच्चों से जुड़ा हुआ है। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं हरियाणा में, कोरोना का कहर अब छात्रों पर बरसने को मिल रहा है देखने को। यहाँ पर छात्रों के साथ साथ अब अध्यापक भी पॉजिटिव पाए जाने लगे हैं। तो फिलहाल आने वाले दिनों में क्या शिक्षा विभाग की ओर से कोई बड़ा फैसला लिया जाता है, इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। तो कोरोना के खिलाफ दुनिया भर के देश वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। भारत की देसी वैक्सीन का भी क्लिनिकल ट्रायल तीसरे फेज में पहुंच गया है। तीसरे फेज के ट्रायल में कुछ बदलाव किए गए हैं। साथ ही हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज खुद तीसरे चरण के वॉलंटियर होंगे। एक साल में पूरी दुनिया को बदल कर रख देने वाले कोरोना के खिलाफ जंग अब मुकाम की ओर बढ़ने लगी है। भारत की देसी वैक्सीन कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल तीसरे फेज में पहुंच चुका है और देश के जिन चुनिंदा संस्थानों में भारत बायोटेक के इस टीके का ट्रायल होगा उसमें रोहतक पीजीआई भी शामिल है। फेज दर फेज ट्रायल को और कड़ा किया जा रहा है, इसीलिए पिछले 2 फेज के बेहतर नतीजों के बाद इस बार ट्रायल का दायरा और तरीका पहले के मुकाबले बदला हुआ है। फेज 3 के ट्रायल के लिए वॉलंटियर्स की उम्र में बदलाव किया गया है। 18 साल से ऊपर के डायबिटिक और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों वाले लोग भी ट्रायल का हिस्सा होंगे। ट्रायल के तीसरे चरण में वॉलंटियर्स को 6 माइक्रोग्राम के 2 टीके लगेंगे। पहले और दूसरे डोज के बीच में 28 दिन का फर्क होगा। कोवैक्सीन का 3rd फेज हमारा परसों से शुरू हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि कल हमें 1000 हेल्दी वॉलंटियर्स को वैक्सीनेट करने के लिए वैक्सीन मिल जाएगा और हम उसके तुरंत बाद परसों से ही इसका 3rd फेज शुरू कर देंगे। देश में करीब 25,000 वॉलंटियर्स को फेज 3 के ट्रायल के लिए चुना गया है और खास बात यह कि इसमें खुद हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी शामिल हो रहे हैं। मैंने अपने आप को वॉलंटियर किया है कि जो कोरोना की ट्रायल हो रही है उसके लिए मैंने अपने आप को पेश किया है कि मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूं कि मेरे पर भी कोरोना की ट्रायल की जाए। निगाहें अब ट्रायल के नतीजों पर है क्योंकि ये नतीजे ही तय करेंगे कि कोरोना की दवाई कितनी जल्दी या कितनी देरी से हम तक पहुंचेगी।
धीरेन्द्र चौधरी, न्यूज 18 रोहतक। तो हरियाणा में फिर से कोरोना का विस्फोट हुआ है। 24 घंटों में 2212 नए केस सामने आए हैं और 20 लोगों की मौत हुई है। गुरुग्राम और फरीदाबाद सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनकर एक बार फिर से सामने आ रहा है, जहां पर कोरोना बेकाबू होता नजर आ रहा है। गुरुग्राम में 645 और फरीदाबाद में 479 नए केस सामने आए हैं। हिसार में 4, फरीदाबाद और गुरुग्राम में 3 मौतें हुई हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो 19,000 से ज्यादा आंकड़ा है एक्टिव मरीजों का। तो एक बार फिर से कोरोना अपना कहर दिखाने लगा है। हरियाणा में 24 घंटों के दौरान एक बार फिर से 2000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 20 लोगों की मौत हुई है। और बात करते हैं पटियाला की, जहां पार्किंग को लेकर मारपीट हुई। यहां कार पार्किंग को लेकर मामला इस कदर बढ़ गया कि जमकर लात घूंसे चले। दुकानदार और कार मालिक के बीच में लड़ाई हो गई और पुलिस की मौजूदगी में ही ये मारपीट हुई। 2 घायलों को अभी अस्पताल भर्ती करवाया गया है, लेकिन पुलिस के सामने ये पूरा ड्रामा हुआ, लेकिन पुलिस मूकदर्शक बनकर खड़ी रही। पटियाला में ये पूरा विवाद पार्किंग को लेकर हुआ और 2 पक्षों के बीच में जमकर लड़ाई हुई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पटियाला की ये तस्वीरें हैं और ये पूरा विवाद सिर्फ पार्किंग को लेकर गरमाया। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨੀਲਾਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਜਿਊਲਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪੋ ਆਪ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬੰਦੇ ਰਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਐਜ ਪਰ ਲਾ ਜੋ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕੌਣ ਐਡਮਿਟ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਐਡਮਿਟ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪੋ ਆਪ ਜਿਊਲਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਨੇ ਮਾਨਵਪੁਰੀ ਤੇ ਮੰਨੂਪੁਰੀ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੀ ਹੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸੇ ਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆ कार्रवाई अमल में लियांदी जाएगी। और अब बात करते हैं अंबाला की। यहां पर सिक्योरिटी गार्ड की लापरवाही देखने को मिली है। सिक्योरिटी गार्ड से अचानक गोली चल गई और गोली युवक की छाती और कमर में उसके छर्रे लगे। युवक को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल अपनी बंदूक की सफाई कर रहा था ये गार्ड, लेकिन उसकी ये बड़ी लापरवाही एक युवक की जान पर बनाई। सिक्योरिटी गार्ड की लापरवाही के चलते आज एक मासूम की जान जाते जाते बची है। हालांकि गनीमत रही कि वो बच गया। गोली के छर्रे उसकी कमर में और छाती में लगे। मैं ना सामान लेने गया था कहीं पे, तो ना उधर से वापसी आ रहा था। गनमैन खड़ा था एक ना आगे, वो रिलोड कर रहा था अपनी नीचे गन रख के। और मैं जा रहा था ना, जब वापसी जा रहा था दुकान पे, तो एकदम से उससे गन चल गई और मेरे आगे यहाँ लग गई। एक यहाँ लगी थी, एक यहाँ लगी थी। तो उससे फायर हो गया उसको। वो जो फायर ज़मीन में लगा है और ज़मीन से लगने के बाद कोई बच्चा 17-18 साल का वहाँ से गुजर रहा था और उसको उसके जो फायर के छर्रे होते हैं वो लगे उसके शरीर पे। और अभी उनके घर वालों से मिले हैं, जैसा ही वो बयान देते हैं उसी श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के ईवीएम पर दिए बयान के बाद से शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी के प्रवक्ता हरजीत गरेवाल ने हाल ही में जत्थेदार पर विवादित बयान दिया, जिस पर उन्हें 24 घंटों के अंदर माफी भी मांगनी पड़ी। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हरजीत ग्रेवाल के इस बयान से जत्थेदार के सियासी बोल पीछे रह गए और एक नया बवाल खड़ा हो गया। मसला मोदी सरकार पर जत्थेदार के बयान से शुरू हुआ था, मगर देखते ही देखते हरजीत ग्रेवाल के बयान के इर्द गिर्द घूमने लगा। विवाद इस कदर बढ़ा कि ग्रेवाल को 24 घंटे के अंदर ही अपनी बयान पर माफी मांगनी पड़ गई। ਉਹ ਸਲਿਪ ਆਫ ਟੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ग्रेवाल के बयान पर सबसे ज्यादा बवाल मचाने वाले अकालियों को ये माफी भी अब नाकाफी लग रही है।
ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਇਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਦਾ सख्ती नाल असीं विरोध करांगे। माफी के बावजूद भी विरोधियों के तेवर ये हैं, मगर पार्टी के प्रधान अपने नेता के बयान और उससे पैदा विवाद पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। धार्मिक पद के उत्ते बैठे हुए व्यक्ति के उत्ते मैनूं नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते या पार्टी के नाते मैं उन्हां दे उत्ते कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। बीजेपी के सूबा प्रधान किसी सीधे सटीक जवाब से बच रहे हैं, जबकि कांग्रेस तो इस पूरे विवाद को एक नए नजरिए से पेश कर रही है। कांग्रेस के सूबा प्रधान को लगता है कि जो काम अकाली खुद नहीं कर पा रहे वो जत्थेदार के जरिए करवा रहे हैं। पर मैं समझदा ते लोग भी समझते हैं कि बीजेपी भली भांति समझती है कि जत्थेदार साहब नहीं बोल रहे तो किसी होर दी बोली बोल रहे हैं। पंथ और पॉलिटिक्स के मेल से तैयार इस विवाद ने महज 24 घंटे के अंदर ही कई पहलू दिखा दिए हैं। शुरुआत में बीजेपी कोशिश तो हमलावर होने की कर रही थी, मगर जल्दबाजी ने बैकफुट पर जाने को मजबूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं बठिंडा की, जहां यूरिया न मिलने पर किसान भड़क गए और यूरिया से भरे ट्रक को रोककर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दिया। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि कानूनों का सबसे ज्यादा विरोध पंजाब से है और जिसके कारण मालगाड़ियां बंद है। रेल जाम होने की वजह से जहां पंजाब की आर्थिक स्थिति सकते में है और वहीं किसान भी परेशान है। गेहूं की बिजाई चल रही है पर किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा। यूरिया न मिलने के कारण किसान गुस्से में है। तस्वीरें बठिंडा की हैं, जहां यूरिया न मिलने के कारण किसानों ने NFL के किसान सुविधा केंद्र का घेराव किया, केंद्र के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਯੂਰੀਆ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਲੋਕਲ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। अधिकारियों ने किसानों को यूरिया लेने के लिए 26 नवंबर को आने के लिए कहा। किसानों का कहना है कि केंद्र 26 से 27 नवंबर को हमारी दिल्ली जाने की योजना को फेल करने की चाल चल रही है। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਧਰ ਰੇਹ ਚੁਲਝ ਜਾਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜੂਮ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਲੈ, ਕੁਛ करे, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਾਮਯਾਬ नहीं होने देवांगे। अकाली नेता सिकंदर सिंह मलूका ने कहा कि यूरिया मिल तो रहा है लेकिन उतना नहीं, पर ब्लैक में जरूर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बठिंडा और नंगल के कारखानों में सरप्लस यूरिया पड़ा हुआ है, क्यों नहीं पंजाब सरकार ये यूरिया सब में बांट देती और मसला ही हल हो जाएगा। मैं कहना भी यूरिया दा संकट जरूर है, यूरिया मिल तो उन्नी रही है, ब्लैक च मिल रही है लोगों नूं ते नाल साडे दो कारखाने ने फर्टिलाइजर दे यूरिया दे, एक नंगल है एक बठिंडे है। ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਯੂਰੀਆ ਸਰਪਲਸ ਪਈ ਹੈ ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਯੂਰੀਆ ਹੈ ਨਹੀਂ। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के धरने जारी हैं, मालगाड़ियां बंद हैं। सरकार की तरफ से यूरिया की किल्लत बताई जा रही है, पर किसान यूरिया के बहाने केंद्र और प्रदेश सरकार पर तंग परेशान करने के इल्जाम लगा रहे हैं। बठिंडा से सूरज भान, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। कर्ज के बोझ तले दबा है हिमाचल प्रदेश और एक बार फिर से कर्ज लेगी जयराम सरकार। 1000 करोड़ कर्ज लेने की अधिसूचना जारी की गई है। ये कर्ज विकास कार्यों के लिए लिया जा रहा है। तो आपको बता दें कि इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश की सरकार कर्जे में दबी हुई है, लेकिन एक बार फिर से जयराम की सरकार कर्ज लेगी। 1000 करोड़ के कर्ज की अधिसूचना जारी की गई है। हिमाचल में रुके हुए विकास कार्यों को पूरा करने के लिए ये कर्ज लिया जा रहा है।
और करनाल दौरे पर सीएम मनोहर लाल ने कई बड़ी सौगातें दी हैं। सीएम ने सेक्टर 16 में अंबेडकर भवन का उद्घाटन किया और 11 लाख रुपए देने और लाइब्रेरी बनाने की घोषणा भी की है। वहीं किसानों के दिल्ली कूच आंदोलन पर सीएम ने कहा कि 26 नवंबर को ही रणनीति बनाई जाएगी। पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव पर मनोहर लाल ने कहा कि उन्होंने पहले भी 3 साल पंजाब में काम किया है और कार्यकर्ताओं की मांग पर वो पंजाब में भी चुनाव प्रचार करेंगे। निश्चित जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। आखिर पंजाब हमारा पड़ोस का प्रदेश है और पंजाब में तो मैंने पहले 3 साल काम किया हुआ है, इसलिए पंजाब में एक बहुत लंबे समय के बाद वहाँ की स्थानीय इकाई की मांग पूरी की जा रही है कि पूरे प्रदेश में हम स्वयं चुनाव लड़ेंगे। पंजाब से आएंगे और हरियाणा में आएंगे, क्या उन्हें रोका जाएगा? ये कैसी रणनीति बनती है ये और पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार पर फिर से हमला बोला है। हुड्डा ने कहा कि सरकार का काम 100 में से 0 नंबर देने लायक भी नहीं है। यह गठबंधन विकास की बजाय प्रदेश को विनाश की तरफ ले जा रहा है। वहीं रोहतक महम हांसी रेल परियोजना की देरी पर हुड्डा ने सवाल उठाए। हुड्डा ने कहा कि रेल परियोजना का शिलान्यास कांग्रेस सरकार के वक्त 2013 में हुआ था और उस वक्त इसकी लागत 287 करोड़ आंकी गई थी, लेकिन इसकी देरी से लागत 161% से ज्यादा बढ़कर 750 करोड़ हो गई है और इसके बावजूद अभी तक आधा काम भी नहीं हुआ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दे इजाजत।